गए तेरे प्यार में। पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसके करोड़ों भक्त हुआ करते थे। हिंदुस्तान में लगभग 450 छोटे बड़े आश्रमों का वो संचालक था। देश के बड़े बड़े राजनेता भी 25,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक आसाराम के परम भक्त बने हुए थे। फिर भी अदालत ने रेप के मामले में कन्विक्ट करते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस सुना दिया। इन दिनों वो जेल में बंद रहकर अपने कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि जेल में वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनके बेटे नारायण साईं भी मौजूद हैं, लेकिन उनके भक्त आज भी उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। जिस समय उनके मामले की सुनवाई हो रही थी, उस समय उनके भक्तों के बीच पानी का एक टैंकर आता था जिसमें कुछ पानी मिलाया गया होता था। बताया जाता था कि इस पानी को आसाराम टच करके भक्तों को भेजा करते थे। भक्त इस पानी को बड़ी श्रद्धा भाव से पीते थे। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि आसाराम जैसा संत बलात्कार जैसा घिनौना काम कर सकता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आसाराम के इस केस से जुड़ा एक एक फैक्ट। साल था 2013 का। पुलिस ने आसाराम को 29 अगस्त को अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर पूछताछ के लिए बुलाया था, परंतु आसाराम पुलिस के पास नहीं पहुंचे। उस समय आसाराम का मामला मीडिया की सुर्खियां बना हुआ था। मीडिया इस मामले के एक एक पल के घटनाक्रम को रिपोर्ट करने में लगा हुआ था। सवाल ये उठता है कि अगर आसाराम पुलिस के पास नहीं पहुंचा तो गया कहां? क्या वो अंडरग्राउंड हो गया? अगर ऐसा है तो फिर पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा? जैसे तैसे समय बीतता है और शाम को 5 बजे पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में नेशनल और लोकल मीडिया पर्सन की भीड़ लग जाती है। सभी डीसीपी अजय लांबा के आने का इंतजार करते हैं। डीसीपी अजय लांबा प्रेस के माध्यम से ये ऐलान करते हैं कि उन्होंने आसाराम को जांच में सहयोग करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए अब उनकी टीम आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए जा रही है। बहुत जल्दी आसाराम पुलिस की गिरफ्त में होगा। मीडिया ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर आसाराम इस समय कहां है। तब इस सवाल के जवाब में डीसीपी अजय लांबा कहते हैं कि इस फैक्ट का खुलासा वो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आसाराम अरेस्ट हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है। जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय लांबा ने अपनी किताब में इस पूरे मामले पर विस्तार से लिखा है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ये सीक्रेट बताया कि एक्चुअली में ये पुलिस की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। पुलिस नहीं जानती थी कि आसाराम कहां है, लेकिन पुलिस इतना जरूर समझ गई थी कि अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली मीडिया के माध्यम से आसाराम तक ये मैसेज जरूर पहुंच जाएगा कि पुलिस जानती है कि वो कहां छुपा है और वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। कोई ना कोई गलती करेगा और पुलिस आसाराम की इसी गलती का फायदा उठाने की फिराक में थी। अपराधी को पकड़ने का पुलिस का ये पैंतरा कामयाब हो जाता है। लगभग 6:30 बजे भोपाल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले हुए सीआईएसएफ के डीजीपी का फोन अजय लांबा के पास आया। दरअसल सिक्योरिटी ऑफिसर होने के साथ साथ ये दोनों एक दूसरे के दोस्त भी हैं। डीजीपी महोदय ने डीसीपी अजय लांबा से कहा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो कि तुम आसाराम को गिरफ्तार करने जा रहे हो, लेकिन आसाराम तो भोपाल एयरपोर्ट पर देखा गया है। इसको सुनने के बाद डीसीपी अजय लांबा ने कहा कि हमारी टीम बहुत जल्दी भोपाल एयरपोर्ट पहुंच रही है, आप किसी तरीके से उसे रोक कर रखिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भोपाल से इंदौर की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से ये 3 घंटे का रास्ता है और इतनी देर आसाराम को रोकने के लिए सीआईएसएफ के पास कोई कारण नहीं था। न तो उन्हें ऊपर से कोई ऑर्डर मिला था, न किसी तरीके का कोई नोटिस उनके पास था। इसके अलावा एक डर यह भी था कि आसाराम को लेकर वैसे ही माहौल गर्म चल रहा है। अगर ऐसे में आसाराम को छेड़ा भी जाता तो उसके समर्थक पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो सकते थे। आसाराम को लेकर जो कार्रवाई चल रही थी वो जोधपुर पुलिस के अंडर में चल रही थी। आपको बता दें कि जोधपुर पुलिस की एक टीम आसाराम को गिरफ्तार करने के लिए उसके इंदौर स्थित आश्रम में पहले से ही मौजूद थी। सादी वर्दी में मौजूद पुलिस टीम की भनक आसाराम और उसके समर्थकों को नहीं थी। जोधपुर पुलिस की टीम तो समय पर भोपाल एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन उसने इस खबर को लीक कर दिया कि आसाराम को भोपाल एयरपोर्ट पर देखा गया है। बस फिर क्या था, भोपाल में मौजूद मीडिया कर्मियों ने भोपाल के एयरपोर्ट को घेर लिया और आसाराम को भी कैप्चर कर लिया। वो आसाराम से सवाल पूछने लगे, मगर आसाराम किसी तरीके से वहां से बचकर निकलने का रास्ता तलाश कर रही थी। फाइनली आसाराम को अभी पता लग चुका था कि उनके भोपाल में प्रेजेंस की खबर मीडिया में पहुंच गई है। अब वो यहाँ से किसी भी सूरत में उड़कर नहीं भाग सकते, इसलिए वो भोपाल एयरपोर्ट से वापस इंदौर अपने आश्रम के लिए निकल पड़ी। अब आगे आगे आसाराम और उनके पीछे उन्हें ट्रैक करती मीडिया की टीम चल रही थी। कुल मिलाकर जो काम जोधपुर की पुलिस टीम को करना था, अब उसका ये काम अनजाने में मीडिया कर रही थी। आसाराम बापू ने अपने इंदौर वाले आश्रम को इतना सिक्योर समझा कि पुलिस भी वहां अंदर नहीं घुस सकेगी
और यही आसाराम का भ्रम था जो बहुत जल्दी ही टूटने वाला था। जोधपुर पुलिस के कुछ कर्मचारी आसाराम का भक्त बनकर उनके आश्रम में ही रह रहे थे। इसके अलावा जोधपुर पुलिस की एक विशेष टीम सतीश चंद्र जहांगीर के नेतृत्व में आसाराम को अरेस्ट करने के लिए पहले ही पहुंच चुकी थी। यह घटना 30 अगस्त की है। एक तरफ इंदौर आश्रम के गेट पर डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर की टीम आसाराम को अरेस्ट करने के लिए खड़ी थी, तो दूसरी तरफ आसाराम इंदौर आश्रम में अपनी बेटी और बेटे के साथ मौजूद थे। वो अपने भक्तों के बीच प्रवचन दे रही थी। आसाराम ने भगवान कृष्ण के जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने आप को भक्तों के बीच कृष्ण के अवतार के तौर पर दिखा रहे थे। इसी बीच आसाराम मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू देते हुए भी दिखाई दिए। मुझसे पूछा गया है कि बापूजी, आपके ऊपर जो बलात्कार का आरोप लगा है, दूसरे तरह के आरोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तब आसाराम का कहना था कि मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं सब झूठ लगे हैं। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं बहुत छोटे हैं। आसाराम के पास जोधपुर पुलिस का संदेश आता है कि पुलिस उनसे आरोपों के संबंध में कुछ पूछताछ करना चाहती है, इसलिए अंदर आने की परमिशन मांग रही है। आसाराम पुलिस की टीम को अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। आश्रम में जाने से पहले जोधपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को अलर्ट कर दिया था कि इस मामले में उसे सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। आसाराम बापू के सामने जाकर एडिशनल डीसीपी सतीश चंद्र जहांगीर ने उन्हें नमस्कार किया। आसाराम ने उनसे यहां आने का कारण पूछा। तब एसीपी चंचल मिश्रा ने आने का कारण बताया कि बापू, हम आपके ऊपर लगे बलात्कार के आरोपों और मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। इस पर आसाराम ने जवाब दिया कि तुम लोग एक बाबा को परेशान क्यों कर रहे हो? मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं ये मुझे बदनाम करने की साजिश है। इसके बारे में मैं काफी समय से सुनता चला आ रहा हूँ। टीवी पर खबरें चल रही हैं, करोड़ों की संख्या में मेरे भक्त मौजूद हैं। शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। आखिर आप लोगों की एक बाबा को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? उसी समय वहां पर सादी वर्दी में महिला पुलिस अधिकारी एसएचओ मुक्ता पारिक और उनके पति सब इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश भी मौजूद थे। अपने आप को पुलिस से घिरता हुआ देखकर आसाराम ये तो समझ चुके थे कि पुलिस अरेस्ट करने के लिए ही आई है। जोधपुर पुलिस ने उनको समझाया कि हम आपको पूरे सम्मान के साथ किसी मेहमान की तरह लेकर जाएंगे। अगर आपने कोई नौटंकी की तो आपके साथ साथ आपके बेटे नारायण साईं और बेटियों को भी अरेस्ट करके ले जाएंगे। इसके बाद आसाराम ने अपना आखिरी दांव चला। उसने पुलिस टीम को कहा कि मैं अपने वकीलों से बात करके सुबह आपके साथ चलूंगा। इस समय रात के 12 बज रहे हैं। पुलिस टीम समझ गई कि आसाराम अब समय मांग रहा है। इसका मतलब है कि वो ये चाहता है कि सुबह तक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि पुलिस के लिए उसे अरेस्ट करके यहां से निकालना ही मुश्किल हो जाए। दूसरी तरफ पुलिस की एक्टिविटी की खबर आसाराम के समर्थकों तक पहुंच गई थी। वो आश्रम को घेरने लगे थे। जोधपुर पुलिस के डीसीपी अजय लांबा ने इंदौर पुलिस से कहा कि वो किसी तरीके से जोधपुर पुलिस टीम के निकलने की व्यवस्था कर दे। पुलिस टीम ने आश्रम में गेट पर अपने पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी। समर्थन को लग रहा था कि पुलिस टीम आसाराम को यहीं से लेकर जाएगी, जबकि दूसरे पीछे के गेट पर बहुत ही कम सिक्योरिटी रखी गई थी। मेन गेट पर क्विक रिस्पांस टीम, टीयर गैस, वाटर कैनन जैसे इंतजाम भी कर दिए गए थे, जबकि पीछे के दरवाजे पर केवल एक बुलडोजर रखा था और कुछ पुलिस वाले थे। अपनी तैयारी पूरी होने पर इंदौर पुलिस ने जोधपुर पुलिस को इशारा कर दिया और जोधपुर पुलिस ने आश्रम के भीतर आसाराम को अपनी कस्टडी में ले लिया। इस बात की खबर पूरे आश्रम में फैल जाती है कि आसाराम को अरेस्ट कर लिया गया है। सारे के सारे समर्थक जो आश्रम के भीतर मौजूद थे वो अपनी घेराबंदी करने लगते हैं। उनके बीच में यह बात फैल जाती है कि बापू को गिरफ्तार करके एयरपोर्ट ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के कमांडो आसाराम को घेर कर खड़े थे। उन्होंने आसाराम को जल्द से जल्द गाड़ी में बिठाया। पुलिस टीम की गाड़ियों में बैठ गई और पीछे के गेट से रवाना हो गई। आगे आगे जोधपुर पुलिस की टीम जा रही थी। पीछे पीछे आसाराम के समर्थकों की गाड़ियों का काफिला भी चल रहा था। जोधपुर पुलिस इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां सीआईएसएफ ने आसाराम और पुलिस टीम को रेस्क्यू किया। वहां की सुरक्षा जबरदस्त थी। जोधपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, इसलिए सुबह लगभग 8 बजे पुलिस ने पहले दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ ली। लेकिन आसाराम के भक्त भी अपने भगवान का पूरा साथ देना चाहते थे। उन्होंने सुबह दिल्ली से जोधपुर जाने वाली फ्लाइट की सारी टिकट बुक करा ली। आसाराम को लेकर पुलिस टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची और जब वो हवाई जहाज में बैठे तो उस फ्लाइट में आसाराम के समर्थक भी मौजूद थे। जैसे फ्लाइट ने दिल्ली से जोधपुर के लिए उड़ान भरी, आसाराम के समर्थक नारेबाजी करने लगे और पुलिस टीम ने इन सभी समर्थकों पर अपना कंट्रोल हासिल किया। इन सभी को जोधपुर एयरपोर्ट पर अरेस्ट करने की धमकी दी। आसाराम के भक्तों के तेवर ठंडे पड़ गए। पुलिस आसाराम को जोधपुर के महिला थाने ले जाना चाहती थी, क्योंकि उसके खिलाफ इसी थाने में एफआईआर दर्ज थी। लेकिन पुलिस टीम के सामने चैलेंज बन सकते थे आसाराम के वो सपोर्टर्स जो जोधपुर में मौजूद थे। तब पुलिस टीम ने जोधपुर एयरपोर्ट पर आसाराम को सबसे आखिरी में निकाला और उसे मेन रोड से न ले जाकर एक छोटे रास्ते से जोधपुर सिटी में लेकर गई। पुलिस के काफिले के साथ केवल 3 गाड़ियां थीं, जिनमें से बीच की गाड़ी में आसाराम को बिठाया गया था।
आसाराम को महिला थाना ले जाकर RAC के गेस्ट हाउस में रखा गया। राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी के गेस्ट हाउस में अब पुलिस की टीम आसाराम से पूछताछ शुरू करती है। इस समय शाम के 5 बज रहे थे। आसाराम सोफे पर बैठा था। पुलिस टीम ने उसे सोफे से उतारकर जमीन पर बिठा दिया ताकि आसाराम को एहसास हो जाए कि वो यहाँ पर कोई VIP नहीं है, बल्कि एक रेप के आरोपी की तरह लाया गया है। DCP अजय लांबा ने आसाराम से पूछा कि बता बाबा, तूने ये क्या कर दिया? तब बाबा ने कहा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जोधपुर पुलिस की एक टीम पुलिस के द्वारा आसाराम से की जा रही सारी पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही थी। DCP लांबा अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि आसाराम के इस कन्फेशन के बाद पुलिस की टीम उसे क्राइम सीन पर ले गई। क्राइम स्पॉट पर आसाराम की विजिट के दौरान का भी वीडियो बनाया गया। सबसे पहले 2 सितंबर 2013 को आसाराम का इम्पोर्टेंट टेस्ट कराया गया ताकि कोर्ट में यह साबित कर सके कि आसाराम इतनी अधिक उम्र होने के बावजूद भी फिजिकली किसी का रेप करने में सक्षम है, किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने की क्षमता रखता है। पुलिस ने आसाराम का पोटेंसी टेस्ट करके उसका प्रूफ भी अपने पास रख लिया ताकि आसाराम के खिलाफ मजबूत केस बनाया जा सके। क्वेश्चनिंग पूरी होने के बाद जोधपुर पुलिस ने आसाराम को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट पूरा हो चुका था, लेकिन पुलिस की असली मुश्किलें यहीं से शुरू हो रही थी। पूरे देश में आसाराम के करोड़ों समर्थकों में कुछ ऐसे भी थे जो करोड़ों रुपए लेकर पुलिस टीम को खरीदने के लिए निकले थे। DCP अजय लांबा से लेकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर चंचल मिश्रा समेत सभी को खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी ऑफिसर बिकने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद पुलिस टीम को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। पुलिस की जो टीम आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ लगे आरोपों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसने बताया कि आसाराम के समर्थक महिला पुलिस अधिकारी चंचल मिश्रा की हत्या करने की प्लानिंग बना रहे हैं, इसलिए पुलिस ऑफिसर चंचल मिश्रा के सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। DCP अजय लांबा अपनी किताब के हवाले से आगे बताते हैं कि आसाराम के समर्थकों ने उनसे भी संपर्क किया और कहा कि वो उन्हें करोड़ों रुपए देंगे, बशर्ते कि DCP अजय पुलिस की जांच आसाराम के फेवर में कर दें। उनके इनकार के बाद उन्हें भी धमकियां मिलने लगी। उनके परिवार का पीछा किया जाने लगा। तब इंटेलिजेंस ब्रांच की तरफ से उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा दी गई। वीडियो आगे भी जारी रहेगा। हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। फाइनली 6 नवंबर 2013 को जोधपुर पुलिस ने आसाराम के खिलाफ कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी। इसके ठीक 2 दिन बाद राजस्थान हाई कोर्ट में आदेश दिया कि आसाराम के मामले की सुनवाई रोज होनी चाहिए, लेकिन समस्या आसाराम के भक्त बन रही थी। वो रोज सड़क के दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में खड़े रहते थे। तब आसाराम को कोर्ट ले जाने वाले रूट पर पुलिस की 2 कंपनियां तैनात की गईं ताकि पुलिस टीम को क्लियरेंस मिल सके। DCP अजय लांबा की मुश्किलें कम नहीं हो रही थीं। उनकी पत्नी ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना ही बंद कर दिया, तो आसाराम के समर्थक DCP अजय के गांव पहुंच गए, जहां पर उनके माता पिता रहा करते थे। इस केस में पुलिस के सामने दिसंबर 2013 में असली चुनौती आई, जब राजस्थान में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही सबसे पहले DCP अजय लांबा को प्रमोशन दे दिया और उन्हें जोधपुर की जगह से उदयपुर का SP बना दिया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही पूरी पुलिस टीम को तितर बितर कर दिया गया। केवल मुक्ता पारिक ही ऐसी अधिकारी बची थी जिन्हें उससे हटाया नहीं गया था। आगे चलकर कुछ और भी पीड़िताएं सामने आईं जो आसाराम के खिलाफ अपनी शिकायत लेकर आने लगी। इस बीच पुलिस ने देखा कि आसाराम के आश्रमों से रहकर पढ़ाई कर रही लड़कियों ने बीच में ही अपना सेशन छोड़ दिया और वापस अपने माता पिता के घर चली गई। पुलिस ने ऐसी लड़कियों से संपर्क किया ताकि आश्रम में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके, लेकिन आसाराम और उसके समर्थकों के डर से कोई भी पीड़ित अपनी बात रखने के लिए सामने नहीं आई। पुलिस ने मामले में ओपन चार्जशीट जमा की, ये सोचकर कि आगे अगर कोई भी नया फैक्ट आता है तो उसे ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में सरकार बदल चुकी थी। इस मामले को नए पुलिस अधिकारी देख रहे थे। उनमें से कुछ ने ओपन चार्जशीट का बेनिफिट आसाराम के फेवर में लेने की कोशिश की। वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से लड़की को बालिग घोषित कर दिया जाए ताकि पास्को एक्ट हटाया जा सके, क्योंकि इस एक्ट के तहत किसी नाबालिग लड़की के साथ ओरल या फिंगरिंग करने पर भी रेप का मामला बनता था। DCP अजय लांबा और इस मामले में काम कर चुके पुराने पुलिस अधिकारी जांच पर पूरी नजर बनाए हुए थे। ये सभी हर कीमत पर पीड़िता को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलकर इस मामले में उस समय की राजस्थान पुलिस की कमिश्नर रहे जोसेफ बीजू जॉर्ज ने राजस्थान पुलिस के तत्कालीन DGP से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के बदले हुए पैटर्न पर बात की। DGP के हस्तक्षेप के बाद ओपन चार्जशीट को क्लोज चार्जशीट में बदल दिया गया। मामले को रोज सुनवाई होने लगी। कविता की तरफ से एडवोकेट PC सोलंकी, एडवोकेट प्रमोद वर्मा खड़े थे, जो बिना फीस लिए ही इस मामले की पैरवी कर रहे थे, जबकि आसाराम की तरफ से राम जेठमलानी, सलमान खुर्शीद, KK मेनन, सोली सोराबजी, ओंकार सिंह लखावत, राजू रामचंद्रन जैसे वकीलों की फौज खड़ी की गई थी।
पुलिस की इतनी मेहनत के बाद भी इस मामले को लगभग 3 से 4 साल तक खींचा गया। इस दौरान पीड़िता के पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी बर्बाद हो गया। आसाराम की अरेस्टिंग के बाद 2 और बहनों ने गुजरात के सूरत में आसाराम उसके बेटे रानायण साई पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले के एक विटनेस भागचंदानी पर एसिड अटैक किया गया। इसी मामले में दूसरे विटनेस अरविंद बाजपेयी और राकेश पटेल पर हमला किया गया। पुलिस ने आगे चलकर इन लोगों को पकड़ लिया। ये भी आसाराम के सपोर्टर थे। 23 मई 2014 को आसाराम के खिलाफ गवाही देने वाले अमृत प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आसाराम के समर्थकों द्वारा 2 और गवाहों को जान से मारने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, इस मामले में एक विटनेस राहुल सचान जब कोर्ट से निकल रहे थे तो उन पर हमला हुआ था। इसके बाद 2015 के नवंबर महीने में अचानक वो गायब हो गई। उनकी आज तक कोई खबर नहीं मिली। इसके अलावा विटनेस महेंद्र चावला पर हमला हुआ। महेंद्र चावला की जान बच गई, लेकिन एक और गवाह कृपाल सिंह का जुलाई 2015 में हमला हुआ और उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद फाइनली आसाराम को दोषी करार दिया गया। जबकि इसी मामले में पुलिस ने लड़कियों की हॉस्टल की वार्डन शिल्पी, आश्रम डायरेक्टर शरद चंद्रा और आसाराम के खास आदमी शिवा को भी सह आरोपी बनाया गया। आसाराम की भक्त अभी भी उसे भगवान मानकर चल रही थी। जेल से आसाराम का छुआ हुआ पानी लाकर बाहर पानी के टैंकरों में भरा जाता था और फिर उसी पानी को आसाराम के भक्त पिया करते थे। 25 अप्रैल 2018 को आसाराम के मामले में सजा का ऐलान किया गया और आसाराम को उम्र भर जेल में रहने की सजा सुनाई गई। बाकी सभी आरोपियों में शिवा उर्फ सेवाराम और रसोइया प्रकाश को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया। इसी मामले में शिल्पी और शरद चंद्रा को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। आसाराम को यह फैसला सुनाने के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने जेल में ही कोर्ट रूम की व्यवस्था बनाई और फिर 433 पन्नों का डिसीजन आसाराम को पढ़कर सुनाया गया। सूरत में जिन 2 बहनों ने आसाराम के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, इस मामले में भी आसाराम को जनवरी 2023 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मित्रों, आप आसाराम के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये थे बापू आसाराम की पूरी कहानी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।